Hello friends, today we are going to discuss about the another subatomic particle, proton, that is discovery of proton. Discovery of proton is done by a scientist named E. Goldstein. What he have done, he performed his own discharge tube experiment similar to J.J. थॉमसन. जैसा कि J.J. थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा ही इन्होंने सेटअप बनाया ई गोल्डस्टीन ने, और वो देखना चाहते थे कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट J.J. थॉमसन ने किया है उसके जो रिजल्ट्स हैं क्या वो रिपीट करते हैं. वो जस्ट इंटरेस्टेड थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की स्टडी में. उन्होंने भी एक अपना डिस्चार्ज ट्यूब सेटअप तैयार किया. डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था. डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें एक ग्लास ट्यूब लिया जाता है, जिसमें प्रेशर बहुत कम रखा जाता है. आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसका प्रेशर 10⁻⁻2 से 10⁻⁻4 ATM लो प्रेशर रखा जाता है और वोल्टेज बहुत हाई लगाया जाता है. इस तरह के ट्यूब में जब हम इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच, एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच, तो क्या क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं, इसी को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ई गोल्डस्टीन ने भी अपना सेटअप बनाया और उस सेटअप में उसने क्या किया कि जो जैसा सेटअप था, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, एनोड एंड कैथोड, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, वैक्यूम पंप. उन्होंने ये देखा कि ये जो हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ आते हैं, जिसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया था. उसके बारे में हम स्टडी किए थे. वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, उसमें मास होता है. ऐसा ही सेटअप उसने किया, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि जो उनका नेगेटिव प्लेट था उसको उसने परफोरेटेड, यानी उसमें स्मॉल होल्स बना दिए. वो देखना चाहते थे कि क्या इसका इफ़ेक्ट होता है. तो उन्होंने देखा कि अपोजिट साइड जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड थी उसमें फ्लैश जनरेट होने लगे. मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, उसी के साइमल्टेनियसली कोई पार्टिकल, कोई रेज निकल के इस प्लेट के थ्रू, अगर ये प्लेट पूरा परफोरेटेड नहीं होता तो ये रेज यहाँ से पास नहीं कर पाते. इसलिए इसमें उसने होल्स बनाए और उसने देखा कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही है, यहाँ जा रही है. फिर उनको इंटरेस्ट हुआ कि ये रेज हैं क्या. इन रेज की स्टडी करने के बाद ई गोल्डस्टीन ने एस्टिमेट किया कि ये पॉजिटिव नेचर की हैं और इसमें मास है, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपना डिस्कशन का पॉइंट बनाया. तो अब हम वन बाय वन इनके जितने भी डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि उसने कैसा सेटअप तैयार किया. पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट किया, नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस सेटअप में इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा जैसा J.J. थॉमसन जैसा ही सेटअप है. यहाँ नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी रेज जनरेट हुई जो इस नेगेटिव प्लेट के परफोरेटेड, जिसको कैनाल भी बोला गया था उस समय, इसलिए इनको कैनाल रेज भी बोलते हैं. तो इस रेज, अब इसकी स्टडी हुई. जैसा कि हम जानते हैं कि ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि एटम न्यूट्रल है. न्यूट्रलिटी, अगर J.J. थॉमसन ने ये बात बताई कि एटम का जो एक और डिविजिबल पार्ट, उसका एक इंटीग्रल पार्ट इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब एटम की न्यूट्रलिटी के लिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. और उसी बात को ई गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम प्रोटॉन है. और उसने उसकी बहुत सारी स्टडीज़ की, उस पर चार्ज, उसका मास और E/m रेशियो निकाला. इसकी प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन आपको लिखवाते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज. तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं द E/m रेशियो. E/m रेशियो हमने कैलकुलेट किया था. किसने? J.J. थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, और उसकी वैल्यू क्या आई थी? उसकी वैल्यू 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg था. और एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था. पिछली क्लास में हमने आपको बताया था. वैसा ही E/m रेशियो
जे मिस्टर गोल्डस्टीन ने इन कैथोड रेज के लिए कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू कम आई E/m यानी चार्ज अपॉन मास। आपको लेटर ऑन पता चलेगा इसी चैप्टर में कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो सिंपल सी बात है कि E/m रेशियो स्मॉलर आना ही आना है। सेकेंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, द E/m वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द ट्यूब। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि E/m रेशियो किस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा कि द E/m रेशियो इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग फॉर द कैथोड रेज एंड एनोड रेज, और उसमें ऑब्जेक्टिव देगा इंडिपेंडेंट, डिपेंड, डज नॉट डिपेंड। तो पहली बात हम आपको ये डिस्कस करके बताते हैं कि E/m वैल्यू क्या ऐसी बात है कि एनोड रेज में या प्रोटॉन्स में E/m रेशियो मैटर पे क्यों डिपेंड करता है, क्यों गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर गैसेस को हम चेंज करें तो E/m वैल्यू क्यों चेंज होने लगी। तो इसके लिए आप देखिए हुआ क्या होगा, इसका अंदर इसके बात हम बताएं। जो एक्चुअल बात है ऐसा कि जब इसके अंदर जो गैसियस एटम होंगे, गैसियस एटम्स होंगे, उसका एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि हम अब जानते हैं, बाद में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको देखेंगे। तो उसका एक्चुअल रीज़न ये रहा होगा कि इसके अंदर मान लीजिए गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस पहले हाई वोल्टेज में एटमाइज हो गया होगा, गैसियस एटम में चेंज हुआ होगा, और ये हाइड्रोजन जो गैसियस एटम है ये फर्दर क्या करेगा, जब इसको इसके न्यूक्लियस से, इसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इस मूविंग इलेक्ट्रॉन, काइनेटिकली मूविंग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है, इसे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, तो क्या बचेगा, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ऐसा ही अगर हम गैस बदल दें, दूसरा गैस हमने ले लिया, क्या मान लीजिए कि हमने ले लिया गैस हीलियम। हीलियम गैस में जब इसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो क्या बनेगा, He+, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो He+ का जो मास है ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज जाएगा। He+ का जो मास है वो हाइड्रोजन के मास से तो अलग है ना, वो H+ के मास से अलग है, तो इसलिए E/m रेशियो क्या होगा, अलग अलग आएगा। ये बात आपको समझनी होगी कि E/m रेशियो क्यों बदल गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के केस में क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का ही मास रहेगा, जबकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयोनाइज होने के बाद ये एटम है, मान लीजिए ये एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में क्या हो सकते हैं, 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, 3 प्रोटॉन हो सकते हैं, 4 प्रोटॉन, अलग अलग गैसेस पे। जब इसका इलेक्ट्रॉन एक भी नॉकआउट होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे हीलियम से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएं तो क्या हो जाएगा, He2+ 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वहाँ जो रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही रहा। लेकिन जो ये पॉजिटिवली चार्ज मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम पॉजिटिव रेज कह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, उसका मास ज़्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि E/m रेशियो डिपेंड्स अपॉन, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एनोड रेज, इन केस ऑफ दिस पॉजिटिव रेज, E/m रेशियो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। क्यों, क्योंकि जो भी एटम आयोनाइज होकर पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं उनका मास अलग अलग है, वो गैस के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कौन से टाइप की गैस आयोनाइज हुई। अगर हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होगी तो एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज के बराबर मास होगा। अगर ऑक्सीजन गैस आयोनाइज होगी तो उसमें उसका मास बहुत ज़्यादा होगा। तो E/m रेशियो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग आएगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ये क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं कि ये तो बात पहले से ही पता थी कि दे हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड दे कैन हैव, इस एनोड रेज में इलेक्ट्रॉन के आने जाने से केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है मटेरियल का, लेकिन प्रोटॉन के आने जाने से
उसके मास में भी चेंज आता है। तो इसलिए इस केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का कैलकुलेशन कैसे किया गया। इसके लिए एक सेटअप बनाया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट मिल्कन और उनके साथी फ्लेचर। लेकिन बुकों में आपको फ्लेचर का नाम नहीं मिलता है, उनके साथ एक इनजस्टिस ही हुआ है इन हिस्ट्री ऑफ साइंस, उनका नाम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल हम आते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक सेटअप बनाया गया था। इस सेटअप में आप देखिए, मिल्कन ने जो सेटअप डिज़ाइन किया था उसमें एक चेम्बर लिया गया और एक उस चेम्बर से कनेक्ट क्या क्या किए गए, एक आयोनाइज़र एक एक्सरे मशीन कनेक्ट की गई इस चेम्बर से, और एक एटमाइज़र लिया गया। एटमाइज़र का मतलब, आप सिंपल बात समझे, एटमाइज़र का मतलब स्प्रे। जैसे हम स्प्रे करते हैं तो बहुत फाइन मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, उसी तरह इस एक आयल पंप करके एटमाइज़ करके इस चेम्बर में डाला गया। और इस चेम्बर में जब आयल डाला गया उसी के साथ एक्सरे से इसको आयोनाइज कर दिया गया, नेगेटिवली चार्ज आयोनाइज इन आयल ड्रॉपलेट्स को कर दिया गया। और यहाँ एक टेलीस्कोप रखा गया था, इसी चेम्बर में लगा के ऑब्जर्व किया जा रहा था कि ये जो आयोनाइज्ड आयल ड्रॉपलेट्स हैं वो किस तरह से फॉल करते हैं, उनकी स्टडी की जा रही थी। तो जब ये सेटअप लगा था और ये प्लेट बाद में लगाया गया, उसके बारे में अभी इसको डिस्कनेक्ट कर दें अगर हम प्लेट को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। तो देखा गया कि ये ड्रॉपलेट्स जो आयोनाइज हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे होंगे, और जब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे होंगे तो इस पर एक फोर्स, बायंसी फोर्स काम करेगा, और साथ साथ एक ड्रैगिंग फोर्स जिसको विस्कस फोर्स के नाम से हम जानते हैं, एक विस्कस फोर्स भी काम करेगा। तो इस आयल ड्रॉपलेट्स को अगर हम आपको समझाएं कि इस तरह से ये आयल ड्रॉपलेट है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम कह सकते हैं m/g। इस ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है और बायंसी फोर्स और विस्कस फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये जब गिरते गिरते एक टाइम आएगा जबकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब बात ये आती है कि ये सब चीज़ें आपको 11th के फिजिक्स में लेटर ऑन पढ़नी है, डिटेल में स्टोक्स लॉ पढ़ना है, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़नी है। यहाँ मेरी कोशिश ये है कि आपको एक जनरल आइडिया दिया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट, जैसा कि NCERT और भी सिलेबस में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सिलेबस में मिल्कन एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिटेल नहीं दिया गया, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक आउटलाइन बता सकूँ कि किस तरह से कैलकुलेशन किया गया था। तो अब आप देखिए, जब ये आयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से गिर रहे थे तो इसका मैंने आपको बताया कि इस पर जो फोर्स लग रहा था, एक आयल ड्रॉपलेट पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg नीचे की तरफ लग रहा था, और इस पर दो और फोर्स लग रहे थे, एक बायंसी फोर्स और एक विस्कस फोर्स, जो इसको अपोजिट साइड में ले जा रहे थे। उसके बाद क्या किया मिल्कन ने कि इसको एक हाई वोल्टेज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे थे वो इस पॉजिटिव, चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, आयोनाइज हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो ये ऊपर की तरफ इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेंगे तब क्या होगा, तब भी एक फोर्स का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं कि इस पर जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कैसे होंगे, तो आप देखिए इस पर जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगा वो तो नीचे की ही तरफ होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो विस्कस फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट मोशन ऑफ द पार्टिकल के मोशन के अपोजिट विस्कस फोर्स काम करते हैं। तो पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने लगे तो विस्कस फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ जाने लगेंगे। मान लीजिए इस विस्कस फोर्स को पहले वाले केस में हमने विस्कस फोर्स 1 कहा था, इसको कह देते हैं विस्कस फोर्स 2, और ये Fg तो लग ही रहा है। अब बायंसी फोर्स इसका ऊपर काम कर रहा था, Fb से डिनोट करें, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
जो इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा है, तो यहाँ भी एक टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। और इस तरह से एक बड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद रॉबर्ट मिलिकन ने ये बात प्रूव की कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आता है -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत सारे कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू उन्होंने ये बात, और आज जो एक्यूरेट वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आज चल रही है वो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच एक्यूरेट हिज एक्सपेरिमेंट वाज। और उसी के बाद ये बात भी प्रूव हुई कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड सो ऑन।